Welcome to today's episode of the Be Sure podcast. Living with epilepsy involves challenges beyond seizures, including stigma and emotional impact. However, with the right treatment and adjustments, many people with epilepsy can lead active lives. To help us better understand this, we are fortunate to have a renowned consultant neurologist with extensive experience in treating epilepsy. Welcome, Doctor. Good evening to all the listeners and viewers. Uh, I'm Dr. Arpit I'm consulting neurophysician in Bhopal. Let's start with the basics. What exactly is a seizure and how does it affect the brain? I will like to explain this in our common language in Hindi. Basically, seizure in common Hindi language and layperson language, it is called something called in Hindi. It is called jhatka. So, seizure is basically is abnormal excessive electrical activity. Means हम कुछ भी काम करते हैं ब्रेन तो ब्रेन के अंदर माइनर स्मॉल स्मॉल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो रहते हैं जिसकी वजह से हम सारी चीज़ें करते हैं जैसे कि हाथ उठाना सोचना कुछ भी चीज़ महसूस करना जब इन चीज़ों में अचानक से ब्रेन के अंदर ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उसमें एक्सेसिव अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज होती है तो जिसके कारण से ये सीजर आता है इसको हम सडनली एक आम भाषा में बोल सकते हैं कि ब्रेन के अंदर स्पार्किंग होना तो जिसके कारण से ब्रेन की जो गतिविधियां हैं वो गड़बड़ होती हैं और अलग अलग तरीके से उसके लक्षण या सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं What is epilepsy? एंड इपिलेप्सी अगर ये बार झटके बार बार आने लगी तो उसको हम इपिलेप्सी बोलते हैं एक मेडिकल कंडीशन इसका जिसमें बार बार सीजर्स आते हैं उसको हम इपिलेप्सी बोलते हैं और न्यूरोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव में अगर दो या दो से ज़्यादा अनप्रोवोक्ड मीन्स कोई भी कंडीशन जो ये झटके को लाती है लाइक तेज़ बुखार शुगर का कम होना कोई इन्फेक्शन वो ना हो और दो या दो से ज़्यादा झटके हैं तो इसको हम इपिलेप्सी बोलते हैं What are the different types of seizures and do they affect people differently? तो सीजर्स को हम यूजुअली क्लासिफाई करते हैं कि ब्रेन के किस हिस्से से ये गतिविधियाँ या एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस हो रही है अगर ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एक पर्टिकुलर हिस्से से स्टार्ट होके ब्रेन के उसी एरिया में या उसी ब्रेन के हेमिस्फीयर में रेस्ट्रिक्ट हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं फोकल एपिलेप्सी और अगर ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एक साथ पूरे ब्रेन में स्टार्ट होती है तो उसको हम बोलते हैं जनरलाइज्ड सीजर्स I see. Now, can you explain what causes epilepsy? Is there always a known cause? Hmm. So epilepsy for causes of consider now coming to the causes of epilepsy. So different according to the different age group, the causes are different. Like कोई न्यूबॉर्न है उसको अगर सीजर्स आ रहे हैं तो जो लाइकली कॉजेज हैं कि उसको ड्यूरिंग डिलीवरी कोई ऑक्सीजन की कमी हुई हो या फिर कोई बॉर्न ब्रेन में एबनॉर्मलिटी हो या फिर हो सकता है उसकी शुगर कम हो या फिर उसका कैल्शियम कम हो फिर जैसे हम थोड़ा एज बढ़ते हैं तो या थोड़े ओल्ड बच्चे या फिर टीनेजर्स में इन ब्रेन के इन्फेक्शंस कॉमन है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण ब्रेन में जो गतिविधियां हो जाती हैं चेंजेस हो जाते हैं वो कॉमन है कमिंग टू ओल्ड एज उसमें स्ट्रोक या लकवे के बाद जो ब्रेन में बदलाव होते हैं या कोई ब्रेन ट्यूमर्स हैं उसके कारण जो सीजर्स आ रहे हैं तो मतलब अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट एजेस कॉजेज आर डिफरेंट Well, that's really helpful to understand. Well, what are some of the signs or symptoms of epilepsy that caregivers should look out for? देखिए सीजर्स और एपिलेप्सी के कॉमन सिम्टम्स बेसिकली ब्रेन के किस हिस्से से वो शुरू हो रहा है उस पर निर्भर करता है आम तौर पे शरीर का अकड़ अकड़ जाना टेढ़ा हो जाना आंखें घूम जाना मुंह में से झाग आना कुछ देर के लिए हाथ पैर फड़फड़ाना ये लक्षण होते हैं पर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यही लक्षण हो जैसे कि मैंने बोला ब्रेन के जिस हिस्से से ये शुरू होता है उस हिस्से में गड़बड़ी होती है जैसे कभी कभी अचानक से देखने में कुछ बदलाव आ जाना
कुछ अलग सा महसूस होना किसी शरीर के भाग में। तो ये डिपेंड करता है कि किस हिस्से में ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। Now let's talk about something that many people with epilepsy face: stigma. Can you tell us why epilepsy is often misunderstood? Yes, unfortunately, the epilepsy has been misunderstood for a long time. बेसिकली गाँव में और शहरों में भी लोग जो रहते हैं इसको ऊपरी हवा या फिर कुछ गलत तरीके से पेशेंटों को देखते हैं, जिसके कारण से पेशेंटों का नॉर्मल लाइफ जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चे जो रहते हैं जिसके साथ इतना जिसको एपिलेप्सी है उसके साथ दूसरे बच्चे खेलने से मना करते हैं। उनके जो दूसरे बच्चों के पेरेंट्स हैं वो खेलने से उनको रोकते हैं। कई लोग इसको छुआ-छूत की बीमारी भी समझते हैं कि हम इसके साथ रहेंगे तो इससे हमें भी होने का खतरा है। किसी फीमेल को अगर एपिलेप्सी है तो उसकी शादी होने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो ये अभी भी कुछ मिसकंसेप्शंस और मिसअंडरस्टैंडिंग है जो अभी भी है, जिसके कारण से जिन लोगों को एपिलेप्सी है उसको उन लोगों को काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। Absolutely. Now let's move on to managing epilepsy. What are the common triggers for seizures that patients and caregivers should be aware of? जो मेडिकेशंस आपके न्यूरोलॉजिस्ट या डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब करी है उसको मिस नहीं करना है। उसको बराबर पर्टिकुलर टाइम पे लेना है। नींद प्रॉपरली होनी चाहिए, नींद में कमी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, अल्कोहल अवॉइड करनी चाहिए, बुखार और कुछ ऐसी समस्या हो तो उसका जल्दी से जल्दी इलाज कराना चाहिए, खाना प्रॉपरली टाइम पे खाना चाहिए। तो ये कुछ ट्रिगर्स हैं जो कॉमनली देखे गए हैं कि जो सीज़र्स को प्रोवोक करते हैं। That's a great tip, doctor. What other lifestyle adjustments can help someone manage epilepsy? So other lifestyles एडजस्टमेंट्स लाइक हाई रिस्क स्पोर्ट्स को थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए अगर किसी टीनेजर्स या यंग एडल्ट को एपिलेप्सी है। ड्राइविंग में थोड़ा-सा प्रिकॉशनरी होना चाहिए। कोई ऐसी जगह जहाँ पे कोई खतरा है लाइक टॉल बिल्डिंग्स, हाइट्स नियर कोई लेक्स हो मतलब कोई वाटर बॉडीज़ हों उसके पास से जाने से थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए हम लोगों को। Thank you so much, doctor. To wrap up, could you share some safety tips to help prevent injuries during seizures? तो अगर किसी भी पेशेंट को अगर सीज़र आता है, तो एट दैट टाइम उसको उसके आस-पास की जगह को उसको पहले से उसको सेफ जगह पे लाना चाहिए। कोई आजू-बाजू कोई नुकीली चीज़ें हों या फिर कोई स्टोव रखा हो या कोई आग की जगह हो या वाटर बॉडीज़ हो, वहाँ से उसको उठा के सेफ जगह लाना चाहिए, ताकि उसको कोई चोट ना पहुँचे। उसको एक करवट दिलवा देना चाहिए ताकि वो अपना जो सलाइवा है उसको एस्पिरेट ना करे, उसको बहुत उसके मुँह में कोई उँगलियाँ या फिर और कुछ डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। Thank you so much, doctor. This has been incredibly informative and helpful. We hope today's discussion helps listeners better understand epilepsy and how to support themselves or their loved ones, of course. Any final thoughts? सो फाइनली आई लाइक टू से दैट एपिलेप्सी एक ऐसी बीमारी है जो आराम से बराबर प्रॉपर प्रिकॉशंस और विद मेडिकेशंस आराम से ट्रीट होती है। जो एपिलेप्सी के मरीज़ हैं वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं जैसे अदर पर्सन्स जीते हैं, तो इसको बिल्कुल भी अलग तरीके से नहीं देखना चाहिए और बराबर प्रॉपरली इसको कंसल्टेशन के साथ और सुपरविज़न में इसको मैनेज करना चाहिए। Thank you, doctor. And thank you to our listeners. Until next time, take care and stay informed.